नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट के साथ-साथ उसके कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है और वो भी पहले बना था। किस बेसिस में मैंने उस कंपनी के ऊपर ट्रेड लिया था, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो यहाँ पे कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है के बारे में डिस्कशन करूँगा जिसका नाम है आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड। देखिए आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड आप सभी जानते हैं। इसका जो प्रोमोटर है वो कौन है? एक बार वो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। अगर प्रोमोटर के बारे में बात करूँ तो निर्मल जैन जी इसका प्रोमोटर है। जिस मतलब वो ही व्यक्ति है जिसके पास 5 पैसा कैपिटल के ऊपर 5 पैसा कैपिटल डॉट कॉम के ऊपर भी जो शेयर होल्डिंग है, सेम टू सेम जो प्रोमोटर है, वो सेम टू सेम प्रोमोटर आईआईएफएल के ऊपर है। तो आईआईएफएल के ऊपर ऐसा क्या हुआ था कि कुछ दिन पहले एक बिग क्रैश देखने को मिला। अगर चार्ट को देखा जाए ये जो बिग फॉल देखने को मिला था, इसके पीछे रीजन कौन सा था? देखिए, सेबी का कहना था कि कंपनी ने कुछ इलीगल काम किया। मतलब कस्टमर को कुछ ऐसे प्रोडक्ट बेचने का कोशिश किया जो सेबी के रूल्स के खिलाफ है। तो सेबी ने क्या किया, इस कंपनी को रिस्ट्रिक्शन कर दिया कुछ सालों तक कि कुछ नया कस्टमर वो एक्वायर नहीं कर पाएंगे। और यही कारण के वजह से शेयर में बिग फॉल हुआ था। तो क्या कंपनी खुद को स्टेबल नहीं कर पाएंगे? तो चलो उसके लिए कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट देख लेते हैं। देखिए कंपनी इस न्यूज़ आने के बाद भी कंपनी खुद की स्टेबिलिटी को मेंटेन किया। एक्स रेवेन्यूज एक इंटरेस्ट एक्सपेंस सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी के ऊपर देखिए जो कंटिन्यूसली जो ग्रोथ है उस ग्रोथ को कंपनी मेंटेन की। और कंपनी में एक खासियत पॉइंट मुझे आपको बता दूं, कंपनी इसके ऊपर नेट प्रॉफिट तो एक ही रेंज के हिसाब से है। हाँ, जो एनपीए है वो अभी भी 1% के आसपास ही है। मतलब एनपीए जो इस कंपनी के ऊपर पहले जितना था आज भी उतना है। एनपीए कंपनी कम नहीं कर पाए और इसी कारण के वजह से भी शेयर के ऊपर एक फॉल देखने को मिला। तो दो कारण के वजह से शेयर में फॉल हुआ था। क्या उस फॉल के सिचुएशन में मुझे कोई ट्रेड मिला था? बिल्कुल, क्योंकि मैं हमेशा इंतजार करता हूँ कोई कोई नया डिसीजन लेने के लिए। तो देखिए कब डिसीजन लिया, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जिस तरीके से यहाँ पे एक बिग क्रैश हुआ था तब मैंने देखा कि 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे शेयर आया और उसके साथ साथ आरएसआई भी 30 के नीचे गया। तो आरएसआई के जो 30 के नीचे के जाने के बाद कुछ इस तरीके से लेवल्स में इसका रेंज बने। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सर आरएसआई जब 30 के नीचे आया था तो कुछ इस तरीके से ये जो ब्लैंक लेवल है जहाँ पे लोअर सर्किल लग रहा था, उस जगह पे तो आरएसआई 30 के नीचे आया था। कि इस जगह पे आपने एंट्री नहीं लिया? बिल्कुल नहीं। क्योंकि लोअर अपर सर्किट में कभी भी काम नहीं करना है, कोई भी आपको वॉल्यूम कैंडल होना चाहिए। तो यहाँ पे वॉल्यूम कैंडल फाइनली यहाँ पे मुझे मिला। तो आरएसआई स्ट्रेटेजीज के बेसिस में यहाँ पे क्या बना, एंटी बने। मतलब 30 के नीचे भी आरएसआई चल रहा था, उस टाइम 200 मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल बनी। तो फाइनली इस जगह पे मैंने क्या किया, एंटी लिया। और फाइनली टारगेट कहाँ पे बना, जहाँ पे आरएसआई 70 के ऊपर गया। तो 70 के ऊपर कौन सा कैंडल में गया, वो बेसिकली इस ग्रीन कैंडल के ऊपर गया। तो कितने दिनों में कितना टारगेट मिला? जो टोटल ओवरऑल बात करूँ तो टोटल कंपनी को जो टारगेट मिला सिर्फ के सिर्फ 22% के आसपास। आपको लग रहा होगा कि 22% आसपास आप सिर्फ बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 90 डेज में 22% का टारगेट मिला तो ऑब्वियसली एक बेस्ट टारगेट है। तो हमेशा आपको यही चीज़ ढूंढना है कि कंपनी का अगर सब कुछ ठीक है, फाइनेंशियल ठीक है, कोई न्यूज़ के चलते कंपनी के ऊपर प्रेशराइज आया तो क्या वो कंपनी खत्म हो जाएगा? ऐसे बिल्कुल नहीं। देखिए एचडीएफसी बैंक के ऊपर जब 2 साल के लिए क्रेडिट कार्ड उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया गया कि वो क्रेडिट कार्ड नहीं इशू कर पाएंगे, तो क्या वो कंपनी खत्म हो गया? आज कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर सेम टू सेम आरोप लगाया गया, तो क्या कोटक बैंक खत्म हो गया? तो आपको समझना पड़ेगा कि कंपनी के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन आ रहा है तो वो इम्पैक्ट कितना दिन तक चल सकते हैं। और इसका मैनेजमेंट, इसका जो प्रोमोटर है निर्मल जैन जी, वो बहुत स्ट्रांग व्यक्ति है। तो वो इसी सारे कंपनीज के प्रोमोटर है। तो उन्होंने कुछ नया टिक्स खेला और इस कंपनी को फिर से रिकवर किया। तो अभी फिलहाल के लिए क्या मेरे कुछ फिर से एंटी बन सकते हैं? ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न्स देखने को मिले कुछ इस तरीके से एक रेंज के बेसिस में। मतलब एक दो तीन चार, चार के चार यहाँ पे बाइंग कैंडल बने जो रेंज निकल के आया 31%। तो इस रेंज के बेसिस में जब भी नीचे आकर इस लेवल को टच करेगा तब क्या बनेगा, एंट्री। और इस हाई लेवल तक क्या बन सकता है, इसका बन सकता है टारगेट। तो एंट्री और टारगेट बन सकते हैं। तो नीचे आने के बाद यहाँ पे इस जगह पे टच करने के बाद एंट्री बन सकते हैं और यहाँ से ऊपर जाकर इस लेवल तक जाने के बाद टारगेट बन सकते हैं। तो इसके लिए मैं इंतजार करूंगा, जब मौका मिले तो जरूर इस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन लेने वाला हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। देखिए वन ऑफ माई फेवरेट कंपनी है।
मैं फेवरेट इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि लोगों के मन में यही क्वेश्चन रहता है कि सर इतनी बड़ी कंपनी, 2 लाख करोड़ का कंपनी और सिर्फ प्रॉफिट 1600 करोड़, ये तो नाइंसाफी है। अगर इसका पेयर ग्रुप से भी बात करें तो बजाज फाइनेंस का मार्केट कैप कितना है, 4 लाख करोड़। उसका टोटल नेट सेल कितना है, करीबन 16 हजार करोड़। और उसी जगह पे जियो फाइनेंस का सेल्स कितना है, सिर्फ 400 करोड़। और प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो नेट जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो सिर्फ 300 करोड़ है। और जहाँ पे बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व का नेट प्रॉफिट 4000 करोड़ के भी ऊपर है। तो सोचिए दोनों में अंतर कितना बड़ा है। तो लोगों के मन में तो एक डाउट होगा कि उसके बाद जो श्रीराम फाइनेंस है, जो चोला फाइनेंस है, उसका भी प्रॉफिट ज़्यादा है, उसका भी सेल्स ज़्यादा है। तो ऐसे क्या है जियो फाइनेंस के ऊपर जो लोग ट्रस्ट ज़्यादा करते हैं, इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर, कंपनी के ऊपर ज़्यादा भरोसा करना स्टार्ट किए हैं। तो बेसिकली उसके पीछे एक रीज़न है। वो रीज़न क्या है? देखिए कंपनी जिस जिस बिजनेस के ऊपर एंटर करने जा रहा है, मैं एक बार बिजनेस को आपको बता दूं। आप देख सकते हैं कंपनी का जो बेसिकली बिजनेस है वो फाइनेंशियल के ऊपर है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं जियो पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड, उसके साथ जियो इंश्योरेंस मतलब ब्रोकिंग लिमिटेड, साथ ही साथ जियो फाइनेंशियल लिमिटेड। तो साथ ही साथ देखा है तो जॉइंट वेंचर नेमली जियो पेमेंट बैंक सिस्टम। तो 4 अलग-अलग कैटेगरीज के ऊपर बिजनेस करेगा कंपनी। एक फाइनेंस के ऊपर, दूसरा स्टॉक ब्रोकिंग के और इंश्योरेंस के ऊपर, तीसरा जियो पेमेंट सर्विसेज के ऊपर। पेमेंट सर्विस मतलब जो हम लोग जो फ़ोन पे, गूगल पे इस तरीके से यूपीआई पेमेंट सिस्टम यूज़ करते हैं उसके ऊपर। साथ ही साथ जॉइंट वेंचर ऑफ नेमली पेमेंट बैंक्स के ऊपर। मतलब जो पेमेंट्स बैंक है, जैसे छोटे-छोटे फाइनेंस बैंक है, तो उस बैंक की जैसे भी कंपनी काम करने वाला है। देखिए 4 बिज़नेस के ऊपर कंपनी एंट्री करने वाला है और अभी तक कोई भी बिज़नेस स्टार्ट नहीं हुआ। और यही एक कारण है जिसके चलते कंपनी बिज़नेस ना स्टार्ट करने के बाद भी 1600 करोड़ का प्रॉफ़िट किया है। तो सोचिए ₹1 कर्ज़ा ना लेकर कंपनी आज जिस मुकाम पे है, फ्यूचर में कंपनी कर्ज़ा तो लेगा क्योंकि फाइनेंस कंपनी वो तो कर्ज़ा लेगा। तो उसके बाद कंपनी कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। एक चीज़ मैं और भी आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए कंपनी के एक्चुअली इन्वेस्टमेंट देखिए, 1,08,000 करोड़ था, आज 1,33,000 मतलब 1,33,000 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। मतलब कंपनी के रिजर्व ही, कंपनी के जो इन्वेस्टमेंट ही कंपनी को पैसा दे रहा है। क्योंकि आपने मान के चलिए आपके जेब में आज 1 करोड़ रुपया है, तो आप कहेंगे मैं कुछ करना नहीं चाहता, तो क्या 1 करोड़ आपको पैसा नहीं देंगे? जरूर जरूर देंगे। अगर आप बैंक्स में भी सेविंग अकाउंट में रखेंगे तो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। आप एफडी कर देंगे तो भी इंटरेस्ट मिलेगा। आप म्यूचुअल फंड कर लेंगे वहाँ पे भी पैसा मिलेगा। आप देखा जाए तो एसआईपी कर लेंगे, अगर आप एसडब्ल्यूपी कर लेंगे तो वहाँ पे भी पैसा मिलेगा। अब एसडब्ल्यूपी होता क्या है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर वो जानना है तो मुझे कमेंट्स करिए, तो उसके ऊपर भी मैं एक डिटेल्स वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। तो देखिए जियो फाइनेंस के ऊपर मैं पॉजिटिव इस सारे कारण की वजह से हूँ। और साथ ही साथ इन्वेस्टर जो पहले होल्डिंग ज़्यादा रखे थे, उसके बाद कुछ क्वांटिटी को सेल ऑफ किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि इंस्टीट्यूशन माल बेचकर भागना चाहते हैं। वो अभी सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, फिर से रिकवरी होने में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा बाइंग करेंगे। देखिए जियो फाइनेंस के ऊपर जब लगातार बाइंग हो रहा था तब मुझे एक रेंज मिला कुछ इस तरीके से, 1, 2, 3, 4, 5, 5 के 5 यहाँ पे बाइंग के कैंडल मिले। तो ओवरऑल टोटल जो बाइंग कैंडल मिले 26% के आसपास। तो इसको काम कैसे लूंगा, यहाँ पे जब भी नीचे आने के बाद इस लेवल को टच करेगा तब क्या बनेगा, इस जगह पे बनेगा एंट्री। और यहाँ से ऊपर जाने के बाद इस हाई लेवल तक गया तो यहाँ पे बनेगा टारगेट। तो बेसिकली शानदार तरीके से यहाँ पे एंट्री और शानदार तरीके से यहाँ पे टारगेट बन सकते हैं। तो जिस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुआ है उसी बेसिस में कंपनी नीचे आने के बाद यहाँ पे एंट्री बनेगा और यहाँ से ऊपर जाकर इस लेवल तक टारगेट बन सकता है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बने हैं उस बेसिस में कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी और जंप हो सकता है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है, आपके क्या व्यू है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और नेक्स्ट इस कंपनी के ऊपर एक ही बात कहूँगा कि इस कंपनी के ऊपर आप डीपली रिसर्च करें उसके बाद काम करें। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज। तो एक्चुअली उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज बेसिकली एक एनबीएफसी कंपनी है, 7,000 करोड़ का कंपनी है। मगर इस कंपनी में कुछ गुड पॉजिटिव पॉइंट मुझे हमेशा देखने को मिलता है, क्योंकि एक फाइनेंस कंपनी होने के नाते उसके आरओई बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। और इस कंपनी का आरओई सबसे मुझे बेस्ट लगा, 32%। और मज़ेदार बात आपको बता दूँ, कंपनी इतनी छोटे कंपनी होने के बाद भी कभी भी खुद के सेल्स को, एक्सपेंस और प्रॉफिट मार्जिन को कभी भी कम नहीं किया। आप लगातार इसको देखेंगे तो ग्रोथ आपको अलग लेवल में देखने को मिल जाएगा। इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है एक टाइम नेगेटिव में था, उसके बाद 4% हो गया था, आज बढ़ के 62%, 68% के आसपास देखने को मिलेगा। मतलब बेस्ट तरीके से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को कंपनी मेंटेन्स कर रहा है। और यही कारण की वजह से शायद मुझे लगता है इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट किया है
जैसे म्यूचुअल फंड के पास 0 होल्डिंग था, आज होल्डिंग 5% तक हो चुके हैं। एफएस के पास 28% होल्डिंग था, आज वो 35% तक होल्डिंग को लेके गया है। तो इंस्टीट्यूशन ट्रस्ट कर रहा है, तो आपको भी इस कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ तो डिसीजन सोचना चाहिए। तो देखिए, बेसिकली मैं इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से स्टडी किया वो मैं आपको बता देता हूँ। कंपनीज के ऊपर जब टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना, तो यहाँ पे मैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में नहीं चर्चा करूंगा। यहाँ पे मैं बात करूंगा, मैं एक बार लिख लेता हूँ, उज्जीवन, यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज। तो उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज का चार्ट में जब ओपन किया तब मुझे कुछ इस तरीके से डेटा देखने को मिला। तो मुझे एक लंबा जर्नी के हिसाब से मुझे एक बिग कप मिले, उसके बाद एक छोटा सा हैंडल बटन मिले। तो कप विद हैंडल बटन मिलने के बाद फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद कंपनी देखिए धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। तो ऊपर जाएगा तो कहाँ तक मैं इंतजार करूंगा, 720 रुपीज़ तक मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि यही इसका टारगेट लेवल बना है। तो एंटी लेवल से अगर मैं टारगेट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 70% का टारगेट मिलने का चांसेस है। तो जब से एंट्री हुआ तब से लेकर आज तक कितना टाइम हो चुका है और कितना रिटर्न मिला है? सर देखिए, 40% का रिटर्न मिला, वो भी 295 डेज में। मतलब अभी तक 1 साल हुआ नहीं, ऑलमोस्ट कंपनी 45% के आसपास रिटर्न दे चुके हैं। तो यही होते हैं खासियत, यही होते हैं मतलब अपडेट। तो अपडेट आपको हमेशा देखना चाहिए, हमेशा आपको कंपनी के ऊपर रिसर्च करना चाहिए। मेरे तरफ से कोई भी कंपनी के ऊपर बाई सेल का रिकमेंडेशन होता नहीं है। अगर आपको किसी भी कंपनी के ऊपर बाई सेल करना है तो एक बार आपको डीपली रिसर्च करना होगा, उसके बाद काम करना होगा। और हाँ, ये सारे वीडियोस मैं एजुकेशन पर्पस में शेयर किया हूँ। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन कभी भी नहीं है। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है बोन दादा इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो बोन दादा इंजीनियरिंग लिमिटेड के ऊपर अगर चार्ट को देखूं तो 1 साल में इस कंपनी के लोअर प्राइस था 150 और आज चला है 3000 के ऊपर। तो कंपनी जो जर्नी किया इसके बेसिस में कंपनी का मैनेजमेंट ने एक डिसीजन लिया, हर एक के बदले 5 शेयर देने का। 2 तारीख को, सितंबर की 2 तारीख को आपको एक के बदले 5 शेयर मिलेगा। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।